मैं खुद ज़मीन, मेरा ज़र्फ़ आसमान का है। मैं खुद ज़मीन, मेरा ज़र्फ़ आसमान का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। क्या? नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में मैं गरिमा भाटी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी लेखन यात्रा हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़ी हुई हैं फरीदाबाद हरियाणा से डॉक्टर मेधा सक्सेना जी, जो कि नमस्कार। विगत इनके परिचय मैं देना चाहूँगी। ये पिछले 15 वर्षों से जो है शिक्षण के कार्य में है, महाविद्यालय में जो है ये पढ़ाती हैं। गोमी देवी महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर राजस्थान में पूर्व प्राचार्य रह चुकी हैं। उसके साथ ही वर्तमान में ये मॉडर्न इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद में भी उसी पद पर हैं। साथ में ये निर्देशन और परामर्श भी करती हैं, बच्चों को जो है सलाह भी देती हैं। इसके साथ ही साहित्य अध्ययन और लेखन संवाद में भी इनकी रुचि है। इनकी जो कविताएं हैं, लेखनी हैं, वो विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित होती ही रहती है। कई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की पुस्तकें हैं उनमें भी ये सहभागिता दे चुकी हैं। और लेखन जो है इनका, उसका सफ़र जो है वो अभी भी जारी है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर मेधा सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज वो हमारे मंच पर आई और मंच में जो है चार चांद लगा दिए, मंच की शोभा इतनी बढ़ा दी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गरिमा जी। ये मेरा खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि आज आपने हमें याद किया। तो अब जो है हम प्रश्नों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न वही कि बचपन जो है वो किस प्रकार का रहा आपका? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा बचपन बहुत अच्छी यादों के साथ, बहुत अच्छे जिसको कहते हैं पारिवारिक वातावरण। तो चूँकि मेरी मम्मी डॉक्टर मनोरमा सक्सेना हिंदी साहित्य मतलब हिंदी की ही थी, हिंदी की विभागाध्यक्ष से रिटायर्ड हुईं, तो बचपन बहुत ही साहित्यिक वातावरण में ही हम लोग जिसको कहते हैं ना पले-बड़े हैं। मेरे बाबा डॉक्टर सियाराम सक्सेना प्रवर, वो भी प्रकांड विद्वान थे और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के बहुत ज़्यादा पारखी व्यक्ति थे। साथ ही उनको धन्वंतरी पुरस्कार विजेता भी थे, तो बहुत ही अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो जिसको कहते हैं कि बड़ी सुखद वो हाँ, मज़ाक के लिए ज़रूर छेड़ देते हैं कि भई क्योंकि मैं घर की दूसरी बेटी हूँ, तो छेड़ देते थे कि हाँ, भई हमको तो बेटा चाहिए था, लेकिन कभी भी किसी भी तरीके का अंतर मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं महसूस किया, किसी भी जिसको कहते हैं लिंग भेद या किसी भी चीज़ का, तो बहुत ही भाग्यशाली मैं रही हूँ मतलब। जी। हुँ, तो लेखन की शुरुआत किस प्रकार हुई? लेखन में किस प्रकार आई आप? लेखन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबा भी मेरे प्राचार्य से सेवानिवृत्त हुए, मम्मी मेरी विभागाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए। तो बचपन में हमारा क्या था कि जब मम्मी जैसे आती थी कॉलेज से, तो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, तो मम्मी वहाँ से किताबें पढ़ने के लिए ले आती थीं। तो हमारा जो बचपन था, उसमें हमने चंद्रकांता संतति, प्रेमचंद की कहानियाँ मतलब बचपन में हमारा शौक अब इसको कह लो एक घरेलू वातावरण कह लो या परिवार का प्रभाव कह लो तो बचपन से पढ़ते रहते थे। तो जब पढ़ते थे तो उसी में ही मन लगता था कि हाँ, क्या कहानियाँ हैं, क्या है, तो एक इंटरेस्ट अपने आप में डेवलप हो गया। फिर मम्मी भी लेखिका हैं, तो मम्मी जैसे कवि सम्मेलन में जा रही हैं या घर में कवि आ रहे हैं, तो उनकी बातें सुनना, उनकी रचनाएँ सुनना वो होता ही था। तो वो बस ये कहते हैं ना एक शौक बन गया। बिल्कुल। बहुत ही अच्छे जो वातावरण के कारण जो है मुझे लगता है आप इस लेखन में जो है वो आ पाई। तो बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग जिन्हें इतना साहित्यिक माहौल जो है बचपन से ही मिलता है। सब का ऐसा भाग्य जो है वो नहीं होता है। तो पहली रचना आपने किस उम्र में लिखी? उम्र तो बहुत ज़्यादा याद नहीं है मुझको, लेकिन मम्मी कहती है मैं ना छत पे घूमती रहती थी
और मैंने भेजी थी किसी बाल हंस या किसी में उस टाइम की जो पत्रिकाएँ रखी रही होंगी, तो मैंने उसमें लिखा था सावन में हो गई सगाई, शादी की धूम मचाई, शादी के बाद वो बोले, "तू क्यों ना दहेज लाई?" तो मैं ऐसे पढ़-पढ़ के और छत पे ऐसे से सोच-सोच के बनाती रहती थी। नहीं उसमें एक हाँ, उसमें क्या था कि एक चित्र आता था और चित्र के ऊपर आपको लिखना होता था। तो एक कोई अच्छी-सी लड़की थी, वो बड़ा ऐसे दुखी-सी बैठी थी, तो मैंने 2 भेजे थे अलग-अलग नाम से या ऐसा कुछ होगा। तो वो था या 2 एक ही नाम से 2 भेजे थे, तो वो था शादी का जोड़ा पर कुम्हलाए मन, गोरे मुख पर उदास नयन, शादी का जोड़ा पर कुम्हलाए मन। अभी बचपन में मैं अपने दिमाग में क्योंकि पढ़ते रहते थे ना, तो ऐसा नहीं था कि उम्र छोटी थी, लेकिन हमारी जो वोकैब्युलरी जिसको कहते हैं, वो रिच थी। वही आपको साहित्यिक माहौल मिला, तो उसी तरह की बातें, उसी तरह का माहौल हुँ। जैसा हमें मिलता है, हमारी सोच भी वैसी ही होती चली जाती है। तो आपके लेखन में आपके परिवार का किस प्रकार का सहयोग रहा कि शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां भी रहीं, सब कुछ रहा, तो कभी लगा नहीं कि लेखन को ऐसा समय दे दिया? नहीं, नहीं। जैसा मैंने कहा कि मेरा जो शुरुआत थी वो भी इतनी अच्छी थी, उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो चूँकि हम कायस्थ समुदाय से हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर नौकरी-पेशा लोग ज़्यादा रहते हैं मतलब व्यवसाय की तुलना में तो इधर भी सब लोग सुशिक्षित थे। तो कोई ऐसी बाधा कि भई शादी के बाद ये नहीं करना, वो नहीं करना, कोई रोक-टोक आज तक मुझ पर कभी लगाई नहीं गई है। और बल्कि उत्साहवर्धन ही हमेशा किया है। मतलब आज भी मैं फ़ेसबुक पेज पर जब भी कोई रचना लिखती हूँ, सबसे पहले उसको लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले मेरे ससुर जी होते हैं, नरेंद्र प्रकाश सक्सेना जी, मेरी सास होती हैं पुष्पलता सक्सेना जी और मेरी बुआ सास होती हैं अचला सक्सेना जी। ये बहुत 3 लाइक करने वाले आप मेरे अगर फ़ेसबुक पेज पे देखोगे, ये सबसे पहले करेंगे। तो बिल्कुल। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये भी एक बड़ा मोटिवेशन है तो ऐसा कुछ नहीं है कि भई शादी के बाद कुछ परिवर्तन आया है। उनको पता है कि ये इसको मन में ये लिखेगी तो मतलब उनको अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, और परिवार का सहयोग जो है वो बहुत ही कम स्त्रियों को इस तरह से आगे बढ़ने के लिए मिल पाता है। तो बहुत खुश नसीब हैं आप, ये तो आप शुरू से कह ही रही हैं। तो आप क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो है आप उससे जुड़ी रही हैं, तो प्राचार्य के पद पे भी रही, तो ऐसे में आपने अपना लेखन, घर की जिम्मेदारियां, स्कूल कॉलेज की भी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे भी आपके हैं, तो उसके साथ ही आपने ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज कैसे की? लेखन कैसे आप कर पाई? अ, देखिए ऐसा मैं ये कह दूँ कि मैंने बहुत कुछ लिख लिया है या बहुत कुछ हो गया है तो नहीं, अभी तो हम यात्रा में चल रहे हैं, है ना? हम्म। और जैसा कि आप कह रही हैं कि बच्चा जब हुआ, बच्चा भी 10वीं कक्षा में है, ऐश्वर्यवर्धन सक्सेना, तो सब कुछ सकारात्मक और सब कुछ होने के बाद भी आप थोड़ा-सा पीछे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका समय, आपकी प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं। तो लेखन अ, ऐसा कभी भी नहीं था कि कुछ अलार्म लगा के हमें लिखना है कि यार डेली हमें लिखना है। आपको भी पता है ये बात कि जब कोई भी चीज़ हमारे दिल को छू जाती है, तभी हम लिखते हैं। बिल्कुल। कोई तो वो जब क्षण आता है, तब हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा होगा, तो भी हम उस पे लिख लेंगे। और एक मेरी सहेली ने मुझे ये दी थी नूतन ने, ये डायरी अभी तक वो क्योंकि उसको ये था कि मैम आप हमेशा कहीं भी लिख देती हो और आप कैसी हमारी दोस्त हो, आपको कोई भी चीज़ दे देते थे, टॉपिक दे देते हैं, आप फटाफट लिख लेती हो, आप आशु कवि हो, तो वो बड़ी मेरे को प्रेज़ करती थी। तो उसने मुझे ये डायरी दी और ये डायरी इतनी सुंदर थी कि आज तक मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा। तो जो आप कह रही हो कि कैसे मैनेज किया, तो मैंने जैसे ही किया कि जब भी कुछ लिखने की प्रेरणा हुई या कोई कार्यक्रम हुआ, तो फिर फटाफट सारा काम हो गया, नहीं तो कोई जब ज़िम्मेदारियाँ आ गईं, कोई काम आ गया, तो वो फिर थोड़ा-सा बिल्कुल, कहीं सफ़र ना किया कहीं उसमें। हाँ, लेखन छूट गया ऐसे में, मुझे लगता हाँ, है। हाँ, मैंने वो अभी तक जितने भी साहित्यकारों से, हाथ फीमेल अगर हम जिनकी बात करें, स्त्रियों की बात करें, तो ज़्यादातर सबके जीवन में एक गैप ज़रूर आया है। हुँ, और कि मैंने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 27 साल भी लोगों ने अच्छा, गैप किया है, वो लिख नहीं पाई।
क्योंकि उनकी पारिवारिक जो ज़िम्मेदारियाँ थी उन्होंने उन्हें अलाउ ही नहीं किया, वो कर ही नहीं पाई, क्योंकि पहली प्राथमिकता परिवार थी, बच्चे थे। आज जब बच्चे सेटल हैं तो उनकी 5-5, 8, 10, 12 किताबें आ रही हैं, तो वो सच में ही एक कहते हैं ना कि इतने समय के बाद, यानी कि एक अलग ही क्वालिटी जो है वो निकल कर आ रही है लेखन में, इतने वर्षों का दबा हुआ उनके अंदर दो का लावा जो है वो बाहर निकल कर वो आ रहा है। बाहर तो सच में बहुत ही बिल्कुल। अच्छी बात है कि आपने जो है अपनी जॉब, अपने घर परिवार के साथ साथ आपने लेखन को भी जारी रखा। ये वाकई काबिल तारीफ बात है। तो इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि आपकी एक कोई प्यारी सी रचना जो है आपके श्रीमुख से हमारे दर्शकों को सुनने को मिले। ठीक है। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाती हूँ। उसका शीर्षक है मेरी जान निकल जाती है। तो श्रृंगार की ये रचना है। चाहती हूँ उसे कितना, चाहती हूँ उसे कितना, ये ज़बां कह नहीं पाती है। बस जब भी वो जाने को कहता है, बस जब भी वो जाने को कहता है, मेरी जान निकल जाती है। बहते हैं चश्मे आँखों से, बहते हैं चश्मे आँखों से, सिसकियाँ थम नहीं पाती हैं। एक सिरा दूजे सिरे से मिलता है, एक सिरा दूजे सिरे से मिलता है, खामोशी मुझ में घुलती ही चली जाती है। आती है तेरी खुशबू, आती है तेरी खुशबू, पूरे घर में बिखर जाती है। जब यादें दस्तक दे देकर, जब यादें दस्तक दे देकर दिल के गलियारे रोशन कर जाती है। और जब भी वो जाने को कहता है, मेरी जान निकल जाती है। बहुत खूब। सुलझाऊं कितनी ही डोरी, सुलझाऊं कितनी ही डोरी, तुझ में उलझ उलझ जाती है। कभी मन बावरी पतंग बन उड़ता है, कभी मन बावरी पतंग बन उड़ता है, तो कभी चोट मांझे की ही लग जाती है। और जब भी वो जाने को कहता है, मेरी जान निकल जाती है। उसको देखने की आस में, उसको देखने की आस में नजरें दहलीज तलक जाती हैं। न पाकर बंद कर लेती हूँ आंखें, न पाकर उसको बंद कर लेती हूँ आंखें, उसकी तस्वीर झलक जाती है। एक इस धड़कन की आस है वो, इस धड़कन की आस है वो, उसकी कमी बड़ी सताती है। हो गए हम तन्हा भीड़ में, हो गए तन्हा हम भीड़ में, उसकी मौजूदगी भी गुनगुनाती है अजनबी फिर भी खास है वो, है अजनबी फिर भी खास है वो। उसकी आवाज खनक जाती है कि जब कभी उसका फोन आता है, कि जब कभी उसका फोन आता है, धड़कनें धड़कना ही भूल जाती हैं। कि वो तो चंदा है लाख तारों का, कि वो तो चंदा है लाख तारों का, उसको कहाँ मेरी याद आती है। एक हम है जो उसकी माला जपते हैं, कि एक हम है जो उसकी माला जपते हैं, एक वो है जो इस मोहब्बत का आदी है। और तीर उसके, खंजर उसके, नजरें और नजारे उसके, निशाने पर हर बार बस ये ही जान आती है, भला उसको कहाँ इन सब की जरूरत है, भला उसको कहाँ इन सब की जरूरत है। ये जान तो उसके मुस्कुराने से ही निकल जाती है। और जब भी वो जाने को कहता है, मेरी जान निकल जाती है। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और बिल्कुल एक विरह के जो भाव हैं, विरह की सोच कर ही मुझे लगता है कि एक अंदर से अशांति पैदा हो जाती है, और वो अशांति ही इस कविता का कारण बनती है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत सुंदर भाव। और मुझे लगता है रसराज श्रृंगार रस पर जितना भी लिखा जाए, चाहे वो विरह पर हो, चाहे वो मिलन पर हो, अपने आप में ही बहुत खूब होता है। इसके साथ ही अब बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लेखन की प्रेरणा तो जो है आपको अपने परिवार से, पारिवारिक माहौल जो कि बहुत साहित्यिक रहा, उसके बाद शादी के बाद भी आपका जो परिवार बहुत सपोर्टिव रहा, आपको बहुत जो है उन्होंने आगे बढ़ने के अवसर जो है उन आपको बहुत सपोर्ट किया। तो लेखन के साथ साथ आपने आपको और क्या क्या करना पसंद है? लेखन के साथ आप क्या करती हैं? लेखन के साथ-साथ मुझको खाना बनाना बहुत पसंद है। और मैं बहुत खुद भी बहुत फूडी हूँ। तो मुझे तरह-तरह के नई-नई डिशेज़ बनाना, लोगों से मिलना और बस यही सब दोस्त बनाना, बच्चों को गाइडेंस देना स्टूडेंट्स को,
एक जो टीचर को पसंद हो सकता है चीजें, वही सारी हमारे व्यक्तित्व में एक टीचर हमेशा रहेगा, क्योंकि हम बिल्कुल, शिक्षक है बेसिकली। तो वो सब चीजें वही मेरी पसंद है। बिल्कुल। वही एक पसंद बन चुके हैं। शिक्षक जो है वो, मुझे लगता है शिक्षक ही वो रहेगा। एक ही जीवन जीता है। वो घर पर भी शिक्षक है, बाहर भी शिक्षक है, चौबीसों घंटे वो सिर्फ एक शिक्षक रहता है। तो बहुत ही बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। बात है, आपके शौक भी जो है आपके जो प्रोफेशन है आपके पेशे से संबंधित ही है। इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है, अभी हमने आपकी श्रृंगार रस पर जो कविता है वो सुनी है, तो आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रहती हैं? अ, वैसे ज़्यादातर मेरी रचनाएँ श्रृंगार को ही लेकर के रहती हैं, लेकिन फिर भी समसामयिक लेखन, जब मैंने आपको कहा कि जब कोई चीज़ दिल को चोट पहुँचा देती है, चाहे कि वो समाज के स्तर पे हो, राष्ट्र के स्तर पे हो, पारिवारिक स्तर पे हो, तो वो रचना का विषय बन जाती है। तो ज़्यादातर जो समाज में बदलाव हो रहे हैं, उनको देख कर के जब लगता है कि हाँ, इस विषय पे हमें लिखना चाहिए, तो वो आ जाता है। बाकी ज़्यादातर संयोग, श्रृंगार श्रृंगार ही मेरा। बिल्कुल। श्रृंगार पर लिखना भी आसान नहीं है। मुझे लगता है ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप एक झूले पर बैठे हैं और झूलते हुए आपने रचनाएं लिखनी। हाँ, उस भाव में डूबना पड़ता है, बिल्कुल, शब्दों को, बिल्कुल। और उन भावों की गरिमा को बनाए रखते हुए ये सबसे प्रेम बड़ी पर बात है। लिखना, फूहड़ता के बिना प्रेम पर लिखना। आजकल के बिल्कुल। हम देख सकते हैं जैसे कवि हैं, आजकल के नए बच्चे जो है, मुझे लगता है स्त्रियों की भी यही हालत है बहुत सारी, सबकी बात नहीं करूँगी मैं। स्वतंत्रता के नाम पर जो है वो फूहड़ता को जो है वो मानती हैं हाँ, कि यही स्वतंत्रता है। तो बिल्कुल। अगर आप श्रृंगार रस पर लिख रही हैं या आप कभी भी किसी भी विषय पर लिख रही हैं, तो लेखन जो है वो एक सामाजिक जिम्मेदारी है। मन के भावों की अभिव्यक्ति भर नहीं है, तो आपको इस समाज को ध्यान में रख कर लिखना है। तो बहुत ही बिल खूबसूरत आपका लेखन है और बहुत सुंदर आप लिखती हैं, बहुत ही अच्छे से उन भावों को जो है आप व्यक्त करती हैं अपनी कविताओं के ज़रिए। बहुत सुंदर आपने लिखा। तो इसके साथ ही अब हम थोड़ी सी जो चर्चा है साहित्य पर करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक इंग्लिश में कहावत है, नथिंग इज परमानेंट बट द चेंज। ठीक है, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, बदलाव नियम। आता है। तो हमारी जो टेक्निक है वो चेंज हो गई है। पहले हम कॉपी पेन लेकर लिखते थे, अब हम लैपटॉप या मोबाइल पर लिखते हैं। अब साहित्य को लेकर भी इस तरह के बदलाव आ गए हैं। तो ऐसे समय में साहित्य के इस बदलते स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगे? साहित्य का स्वरूप देखिए, जैसे-जैसे समाज बदल रहा है, जैसे-जैसे इंसान बदल रहा है, वैसे-वैसे साहित्य का भी बदलना, क्योंकि कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य में बदलाव आना स्वाभाविक है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये साहित्य लिखना, ये कोई सिर्फ़ वो नहीं है कि आपके मन में कुछ भी आया और आपने उसको लिख दिया और उसको प्रकाशित कर दिया या आपने उसको सुना दिया। जो आपने बात कही है सामाजिक ज़िम्मेदारी की, तो बिल्कुल, लेखकों को अपनी ज़िम्मेदारी माननी चाहिए, जाननी चाहिए, और उसी दायरे में रह के, जो आप कह रही हैं ना कि हर चीज़ को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते और ना वो सुंदर लगेगी। वो जो आप कह रही हैं कि हर को हमको शब्दों को मोती की तरह पिरो कर के हमको रखना है। हमें किसी भी चीज़ का इस तरीके का विभत्स वर्णन या वो सब पहले मना भी होते थे कि भई आप जो भी, क्योंकि समाज उस साहित्य को पढ़ता है और उससे प्रभावित होता है। तो आप जो लिख रहे हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ऐसा लिखें कि वो समाज को कोई दिशा दे सके, ये नहीं कि दिशाहीन कर दे। तो बदलता स्वरूप जो है वो यही है कि आधुनिकता के नाम पर आप इतने आधुनिक मत होइए जितने आधुनिक आप हैं नहीं। आप सिर्फ़ दुनिया को देख कर के या सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर के अगर लिख रहे हैं, तो वो लेखन हो सकता है, लेकिन वो वैसा लेखन नहीं है जो एक परिपक्व लेखन की श्रेणी में आता है कि आप एक ज़िम्मेदार लेखक आपको बनना है। बिल्कुल। हाँ, बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके, और लेखन जो है एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी विचार को जो है आपने आगे बढ़ते हुए और जो चीज़ें जो है हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की है। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके पेशे से संबंधित ही है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आप एक टीचर एजुकेटर जिसे हम कह सकते हैं। आप जो है अध्यापक बनाती हैं।
तो ऐसे में एक शिक्षक के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है आज के समय में? बिल्कुल। देखिए शिक्षक के लिए साहित्य वो कहते हैं ना साहित्य, संगीत, कला विहीना तो कोई भी इंसान अगर साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, तो मनुष्य की श्रेणी में नहीं उसको गिना जाता है, ऐसा कहा गया है। तो साहित्य हमेशा से ज़रूरी था, चाहे आप कितने ही वैज्ञानिक हो जाएँ, चाहे आप कितने ही चाँद पे पहुँच जाएँ, लेकिन साहित्य जो है, हमारी भावनाओं से परिचित कराता है, खुद की भावनाओं से, दूसरों की भावनाओं से। तो जब तक समाज में समरसता नहीं होगी, तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। हम सिर्फ़ वैज्ञानिक ज्ञान या जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ते गए, वो एक प्रगति हो जाएगी लेकिन हम रिश्तों को खो देंगे। और तो एक बैलेंस मेरा मानना है कि हर जगह एक संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो एक शिक्षक होने के नाते साहित्य पढ़ना क्योंकि आप बच्चे की जब तक अगर आप शिक्षक हैं, तो जब तक अपने विद्यार्थियों की भावनाओं को नहीं अगर आप समझ पा रहे हैं, विद्यार्थी आपसे खुल कर के कुछ कह नहीं पा रहा है, आपने अपने व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा हावी बना दिया है कि बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो फिर आप तो अच्छा शिक्षण करा ही नहीं रहे। तो चाहे आप गणित के शिक्षक हों, चाहे आप विज्ञान के शिक्षक हों, चाहे आप कला के शिक्षक हों, आपको बच्चे के साथ तारतम्य बनाना पड़ेगा। उस बच्चे की खूबियों से, उसकी विशेषताओं से, उसकी कमियों से उसको परिचित कराना पड़ेगा और उसके पूर्ण विकास पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तभी आप कुछ अच्छा दे पाएँगे, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ाना भर नहीं है, उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास की ज़िम्मेदारी है आप पर। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने कही कि शिक्षक होना महज ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पाए तो शिक्षक बन गए। आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी बनती है और आपको हमेशा एक ऐसा शिक्षक बन के रहना है कि जैसा शिक्षक आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। प्रश्न वही किया गया था कि सरकारी स्कूल के बच्चे टीचर जो हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते, क्योंकि कहीं हुँ, ना कहीं उन्हें पता है वो कितनी गुणवत्ता जो है वो शिक्षण में दे रहे हैं। तो ये ये कहीं ना कहीं एक कारण है, और एक साहित्य के लिए शिक्षक के लिए जो है साहित्य जो है पढ़ना वो बहुत ज़रूरी है, उसकी भूमिका बहुत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगला प्रश्न जो है अब क्योंकि शिक्षकों की बात हुई है, शिक्षा की बात हुई है, तो मेन जो उसका केंद्र बिंदु है, तो बच्चे छात्र कैसे रह सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आज का समय जो है छात्र बदल चुके हैं। पहले होता था कि टीचर ने बता दिया, जो बता दिया बच्चे उसको बिल्कुल भगवान की तरह मान लेते थे। लेकिन आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है जो सर्वोपरि है उसके लिए। वो खुद 10 चीज़ों को ढूंढ सकता है, उसके सही गलत जवाब जो हैं उसके पास खुद ही होते हैं। तो ऐसे बदलते समय में जहाँ हम बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ना भूल गए हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, वो घंटों गेम्स खेलते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, कोई भी अदर सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो माँ बाप को नहीं पता होती है, रील्स बना रहे हैं। और रील्स का स्तर भी हमने कहीं ना कहीं देखा है कि किस तरह के जिन बच्चों को कोई जो है कोई ज्ञान नहीं है, उनका जो परिपक्वता नहीं है, वो उस तरह के बच्चे जो हैं वो ऐसी अश्लील अभद्र जो रील्स बना रहे हैं जो शायद समाज को दूषित ही कर रही हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है, ऐसी परिस्थितियों में हमारे बच्चों के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? देखिए, जो बदलाव आया है समाज में इसके लिए वो काफ़ी कुछ जो रीज़न रहा है या कारण रहा है वो पश्चिमी प्रभाव कह लीजिए या पिक्चरों का प्रभाव कह लीजिए, फ़िल्मों का प्रभाव कह लीजिए, पिक्चर्स का। तो जो नाटक अभी दिखाए जा रहे हैं, तो वो लोग अपना प्रचार-प्रसार करने के लिए आजकल हर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। और ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं बाकायदा कि भई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ इस तरीके की भी फ़िल्म मैं सिर्फ़ उसको नहीं सिनेमा को दोष दूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी भी अब चीज़ों पर काम होने लगा है, कुछ ऐसी भी फ़िल्में बनने लगी हैं जो प्रभावित करती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ये ना सिर्फ़ अध्यापक की ज़िम्मेदारी है, ना ये सिर्फ़ अभिभावक की ज़िम्मेदारी है, ना ये सिर्फ़ विद्यार्थी की ज़िम्मेदारी है। ये पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है कि हम जिस भी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम अपने आस-पास जैसा कि गांधी जी ने कहा था, बुरा ना सुने, बुरा ना देखें, बुरा ना बोलें। वैसे ही हमको भी अपनी सीमाएँ, अपने बच्चों की सीमाएँ
तय करनी होंगी अपने विद्यार्थियों की सीमाएँ। ठीक है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास पूरी जानकारियाँ हैं, लेकिन जो एक मानवीय जिसको ह्यूमन टच कहते हैं, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के मध्य, ठीक है, आज हमसे ज़्यादा उसको हो सकता है कोई जानकारी हो, गूगल कर ले, वो विकिपीडिया से जानकर वो हमको बता दे कि ये है इसका लेटेस्ट अपडेट। लेकिन मैंने जैसा कहा कि अगर हम इतने नीरस हो जाएँगे कि हमें सिर्फ़ जानकारियाँ ही जानकारियाँ हैं, तो हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो इंसान जो होता है उसमें भावनाएँ होती हैं, है ना? तो हमको जो भी नई पीढ़ी कर रही है, उसको सकारात्मक तरीके से ये चीज़ समझानी होगी कि बेटा हमारी संस्कृति और आपका जो भविष्य इस चीज़ को नहीं आगे ले जाने के लिए वो है कि आप इस तरीके की जैसे आपने कहा वल्गर रील्स बनाना ये बिल्कुल हो रहा है और पेरेंट्स को भी कई बार पता नहीं होता और कई बार ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स के द्वारा टोका नहीं जा रहा या ज़्यादा जिसको कहते हैं अति मोह अपनी संतान का कि हाँ, बच्चा जो भी कर रहा है ठीक है हम क्यों उसको रोकें, टोकें, अपने संबंध खराब करें। तो ये एक तरीके का डर जो है बच्चों क्योंकि हम तो उस पीढ़ी के बच्चे हैं जब अपनी मम्मी की आँखों से ही हम डर जाते थे और आज भी डरते हैं। तो कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए आज भी वो एक डर है और सिर्फ मम्मी का ही नहीं अपनी टीचर्स का, अपने रिश्तेदारों का तो बड़ा एक अच्छे माहौल में हम पले, हमें अच्छा लगता है और तो बच्चों को हमें ये समझाना होगा कि अगर और आजकल तो ये और हो गया है कि आप किसी को ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उल्टा पेरेंट्स आपसे बोलने लग जाएँगे कि देखिए हमको कोई जब आपत्ति नहीं है, आपको क्या आपत्ति? तो ये हम अपने बच्चों को फ्रीडम देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? तो अब इसके लिए हमको ही एक सीमाएँ अपनी रखनी पड़ेंगी। बच्चों को बिल्कुल आप ये मत सोचिए एज़ अ टीचर अगर आपको लग रहा है एज़ अ पड़ोसी आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, आप उस बच्चे से नॉर्मल बात कीजिए, बात करके आप उसके मन की बात जानिए और उसको जितना हो सके अपनी तरफ से हाँ, ठीक है आजकल नहीं कोई सलाह सुनना पसंद करता, लेकिन अपनी तरफ से देना चाहिए। ये नहीं कि हम आँखें बंद करके बैठ जाएँ कि इसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसके माँ-बाप को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि जब उस बच्चे को हमने सही बताया ही नहीं, तो सही-गलत ही नहीं बताया, तो क्या कैसे वो पहचानेगा? क्योंकि बिल्कुल। बैक ऑफ द माइंड आप अगर उसको कुछ कहेंगे, हो सकता है उस समय अपने अहम की वजह से वो नहीं उसको स्वीकारे, लेकिन उसके मन में वो चिंतन जाएगा, उसके मन में वो बातें जाएगी कि हाँ भाई, मुझे मेरी टीचर ने ऐसा क्यों कहा? मुझे मेरी आंटी ने ऐसा क्यों कहा? और उसमें बदलाव आएगा। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और शिक्षक जो है वो बिल्कुल बदलाव जो है उसके वो शुरू कर सकते हैं और बदलाव हमेशा खुद से ही शुरू होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों पर एक रोक ज़रूर लगाएं, एक लिमिट जो है वो हमको निर्धारित करनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सामाजिक जीवन में भी अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो एक रोक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भूल चुके हैं। और एक नया जो उपकरण जो है एआई जिसे हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी अब आ रहा है, तो मानवीय संवेदनाएं जो है वो उसमें नहीं आ पाएंगी। कविताएं लिखी जा सकती हैं, बच्चे पूरे पूरे प्रश्न जो है उनसे उत्तर में ले लेते हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, एसेज लिखे जा रहे हैं। तो साहित्य जो है उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है और जैसा कि मेधा जी ने कहा ही है कि शिक्षक इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले जो है मैं चाहूँगी कि एक कविता जो है वो और हमारे दर्शकों को सुनने को मिले। ठीक है, मैं आपको 2-3 शेर सुनाती हूँ, जी जी। जो मुझे पसंद हैं। अ, थोड़ा-सा अभी मैंने आपसे बातें करते-करते अपनी डायरी बंद कर दी, मैंने इसमें छाँट के रखे थे कि मैं आपको सुनाऊँगी। कोई बात नहीं, टेक योर हाँ, टाइम। हाँ, बस थोड़ा-सा निकाल लेती हूँ। और देखिए रोक वाली जो बात आपने कही बस उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए अपने शेर निकालती हूँ कि रोक इन द सेंस कि हर चीज़ क्योंकि हम उस बच्चे को अंदर तो बंद करके नहीं रह सकते। एआई आ रहा है, जितनी भी सोशल मीडिया है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। पर अगर बिल्कुल लिमिट हो जाएगी, तो फिर बिल्कुल। कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उस बच्चे को भी थोड़े दिनों में उसकी आदत हो जाएगी और वो उस चीज़ को, उस परिपाटी को अपना लेगा कि हाँ, मुझे अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अभी जो पन्ना खुला है, जो मैंने सोचा था वो नहीं अभी मिला, लेकिन जो सामने आ गया है वो भी अच्छा है, वो आपको सुनाती हूँ। जी जी जी, कि स्वागत है।
कि तुम ही सफ़र हो, मुक़ाम भी हो। तुम ही सफ़र हो, मुक़ाम भी हो। तुम ही सुबह हो, शाम भी हो। वाह। तुम खुशी हो, गम हो, मोहब्बत हो। तुम खुशी हो, गम हो, मोहब्बत हो। तुम ही जीने का राज भी हो। तुम ही सादगी, तुम ही इबादत। तुम ही किस्से तमाम भी हो। तुम ही सादगी, तुम ही इबादत, तुम ही किस्से तमाम भी हो। और खुदा तुम्हारे नूर को हमेशा रोशन यूं ही रखे। ये आपके लिए कहा है गरिमा जी कि खुदा तुम्हारे नूर को, ये मैंने अपनी सहेली के लिए ही लिखी थी कविता, वैसे आपको बता दूं, जो भी छोटी सी नज्म कह लीजिए इसको, कि खुदा तुम्हारे नूर को, और आज मैं आपको इसको समर्पित कर रही हूँ कि खुदा तुम्हारे नूर को हमेशा रोशन यूं ही रखे। वाह। तुम मेरे दिल की दुआ कल भी थी, आज भी हो। तुम वाह। मेरे दिल की दुआ कल भी थी, आज बहुत भी हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बिल्कुल आपका लेखन जो है बहुत ही उम्दा है। और लेखन मुझे लगता है एक सिर्फ एक ही दिन की ऐसा नहीं है आज ही सब कुछ कोई भी अच्छा कवि बन जाता है। आपकी ये वर्षों की तपस्या है। धीरे धीरे ही आप अपने लेखन को इस स्तर तक लेकर आई हैं कि आज उन भावों को आप इतने सुंदर रूप में, एक माला के रूप में उन मोतियों को जो है पिरोकर एक बहुत सुंदर हार जो है वो आप तैयार करती हैं। बहुत सुंदर आपका लेखन है, बहुत उम्दा आप लिखती हैं। एक एक शेर और सुनाती हूँ, जी मिल जी। गया है कि तेरे नाम ये जिंदगानी लिखी है। तेरे नाम ये जिंदगानी लिखी है। जमाने की नाफरमानी लिखी है। बहुत हाथ थामा है जब से तूने हाथों में, हाथ थामा है जब से तूने हाथों में, लकीरों में हमने कहानी लिखी है। वाह। बहुत लकीरों में हमने कहानी लिखी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर आप लिखती हैं। और अभी अगर आप और सुनाना चाहेंगी तो स्वागत है। मैं देखती हूँ अगर कुछ जल्दी से मिल जाता है तो बिल्कुल आपको सुनाऊंगी, क्योंकि आज आपके यहाँ आए हैं तो कुछ अपने मन की बातें आपसे कह के ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, दो एक कविता है छोटी सी, वो सुनाती हूँ, उसके जो खास खास पद है वही आपको करूंगी। कि जो तू शहर में होता है ना, कि जो तू शहर में होता है ना, वाह। ये शहर भी अपना लगता है। वाह। मैं गलियों से जब गुजरती हूँ, मुझे तेरा आंगन लगता है। वाह। मैं गलियों से जब गुजरती हूँ, मुझे तेरा आंगन लगता है। मुझे धूप सुहानी लगती है, मुझे चांद दीवाना लगता है। मुझे तारे हंसते लगते हैं, मुझे तारे हंसते लगते हैं, बादल परवाना लगता है। वाह। मैं खुद से बातें करती हूँ, मतलब प्यार में है प्रेमिका और अपने प्रेमी के लिए लिख रही है कि मैं खुद से बातें करती हूँ, हर गम बेगाना लगता है। मैं तुझे याद कर हंसती हूँ और दोस्त जमाना लगता है। वाह। मेरे दिल में तितलियां उड़ती हैं, मेरे दिल में तितलियां उड़ती हैं, यादों का गुलशन सजता है। मैं बादलों सी उड़ती हूँ, मौसम भी सुहाना लगता है। बहुत खूब। तुझे चाहा जब से दिलबर, मिजाज शायराना लगता है। मैं दिल से गजलें कहती हूँ, हवाओं में तराना लगता है। बहुत जो तू नहीं तो तेरे बिन हर कोई अजनबी लगता है। मेले में रहूं या महफिल में, दिल का सन्नाटा खलता है। कुछ बात तो है, कुछ बात तो तुझ में ऐसी है, भूलूं सब फिर भी तू याद रहे। वरना इस खुदगर्जी दुनिया में कौन किसे याद करता है। कुछ जन्मों का रिश्ता होगा, कुछ जन्मों की बातें होंगी, वरना अब तक कोई बना नहीं जिस पर दिल इतना मरता है। तू बनता बड़ा सयाना है पर मुझे नादान लगता है। जन्मों के संगी को जानने में नजरों को वरना एक पल ही लगता है। नजरों को वरना एक पल ही लगता है। बहुत खूब, जो बहुत सामने आ गई गजलें, कुछ लेखन वो आपको सुनाया है मैंने, कोई ऐसा प्लान बहुत ज्यादा नहीं किया। बहुत खूब आपने लिखा है। बहुत सुंदर आप लिखती हैं, मन के भावों को बहुत सुंदर रूप में आप अभिव्यक्त करती हैं। और धन्यवाद। अगला प्रश्न जो है मैं नए साहित्यकारों से संबंधित ही करना चाहूँगी। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि लेखन जो है वो बहुत ऐसी चीज़ नहीं रह गया है जिसमें क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं गुणवत्ता की बात हम करते हैं, तो
पहले लिखना और प्रकाशित कराना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब लेखन भी मुश्किल नहीं रह गया है और प्रकाशन भी नहीं रह गया है। आपको सिर्फ जो है अपनी दो चार कवियों की कुछ रचनाएं पढ़ करके दो चार लाइनें वहाँ से जोड़िए, वहाँ से जोड़िए, और कट कॉपी पेस्ट के ज़माने में अब ऐसे जो नए लेखक जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं या इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, लेखन जो है, आपने जो कहा, हाँ, अभी बहुत हो रहा है ये सब कि कोरोना के बाद से क्या हुआ, लोगों के अंदर जो दबी हुई खूबियाँ थी, वो बाहर आईं और उसमें ये भी हुआ कि लोगों ने लिखने का मतलब जान लिया कि इससे पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया, इसकी कुछ लाइनें ले ली, उसकी कुछ लाइनें ले ली और उस पे अपना नाम लगा के लिख दिया। जी। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाती, क्योंकि जब कब तक आप ऐसा करेंगे? जी। तो लिखने के लिए ज़रूरी है पढ़ना। तो सबसे पहले आप पढ़ने से अपना वास्ता रखिए, जिस भी विधा में आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि हम नए लेखकों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे, लेकिन सकारात्मक तरीके से, ताकि ये जो चीज़ आई है, क्योंकि हम, हाँ, लेखन प्रभावित ज़रूर होता है, मैं ये नहीं कहती कि लेखन पे प्रभाव नहीं होता। आप जिनको पढ़ते हैं, जिनकी रचनाएँ सुनते हैं, उनकी बातें आपके अंदर जाती हैं, वो चीज़ें आपकी रचना में आती हैं। लेकिन वो अनायास आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी की कविता में से अपनी कविता निकाल लो या किसी की रचना में से अपनी रचना निकाल लो, वो नहीं होना चाहिए। तो खूब अच्छे से पढ़ें, खूब साहित्य पढ़ें, और अगर आपके अंदर कला है, तो धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि वो जो जैसा आपने कहा कि कोई भी रचना अचानक ही लिख ली जाती है, बड़ा लंबा एक सफ़र होता है कवि का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब जाके उसमें वो परिपक्वता आती है, वो अच्छाई, उत्कृष्टता आती है कि वो उदाहरण बन सके। तो हमेशा हमको उदाहरण बनने के लिए, कि हमें हमारा कोई उदाहरण दे सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो इंसान को हमेशा अच्छाई की ओर ही अग्रसर होना चाहिए, सीखने की ओर अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आपने कही कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारा लेखन जो है वो सुधरेगा और निखर के आएगा। तो अब जो है ज़्यादातर जो नए बच्चे जिन्हें हम कह रहे हैं लेखन में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कवि भी हैं जो स्थापित कवि हैं, लेकिन वो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, किसी की भी कविताएं पढ़ देना। तो मुझे लगता है उनके लिए भी शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का कभी भी, तो ये शॉर्टकट लेने से बचें। और बिल्कुल, बिल्कुल। जितना पढ़ेंगे उतने ही नए विचार आएंगे, उतने ही नए शब्द आएंगे, और मौलिकता जो है वो आपके लेखन में ज़रूर आएगी। तो अगला जो प्रश्न है वो आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित है। इस पूरे, आपने इतना लेखन किया, इतना अनुभव आपको रहा, आपने जो है आपने पेशेवर जीवन में भी आपने बहुत कुछ किया है, लेखन में भी आपने बहुत कुछ किया है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मुझसे छूट गया, काश मैं ये भी कर पाती? अ, किस उसके हिसाब से आप ये कह रही हैं, मतलब व्यावसायिक ज़िंदगी में या ऐसा लेखन की नहीं, ज़िंदगी में, मैं पास में? इसके लिए मतलब ये प्रश्न ये है कि आपको मतलब ऐसा कभी महसूस हुआ कि काश ऐसा भी होता, एक होता है ना हम सबके अंदर, कभी कभी हम पारिवारिक चीज़ों में दब करके कि काश अगर मैं पहले शुरू कर लेती, या इस तरह की जो चीज़ें हमारे मन में होती हैं, तो कभी उस चीज़ का कोई गिल्ट हमें महसूस होता है कि काश मैं और कर पाती और लिख पाती, ये जिम्मेदारियां ना होती, तो उस तरह का। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ऐसा तो देखिए हमेशा रहता है इंसान के पास, कि जब हम इस तरफ होते हैं, नदी के इस किनारे पर होते हैं, हमें नदी का वो किनारा बहुत अच्छा लगता है, और जब हम उस किनारे पर होते हैं, तो हमें ये किनारा बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक मानव जीवन की सच्चाई है हाँ। कि आप इससे दूर नहीं भाग सकते। सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सब कुछ मिलते हुए भी, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसा मैंने आपको और क्लियर करने के लिए पूछा था कि व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए या किस तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, या जैसा हमसे अपेक्षा की गई थी वो नहीं हुआ, तो रहता है। लेकिन अब उम्र के इस दौर में है कि अपनी जो चीज़ें हमें मिली हैं, भगवान ने हमें जो दी हैं और जो हम कर पाए हैं, उसको सँभाल के रखना और उसको आगे लेकर के जाना। वो उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बनस्पत की ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, हाँ, में रह जाएँगे, तो जो अब कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएँगे। तो बिल्कुल, किसी बहुत ने सकारात्मक हाँ, सोच है, बहुत हाँ, सकारात्मक विचार है। वो आज की बात है ना कि आज में रहो, ना कल में रहो, ना आने वाले कल में रहो, आज में रहो। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ये बात, क्योंकि कवि के लिए थोड़ा-सा कम कवि इमोशनल होता है, तो उसको चीज़ें बड़ी हिट करती हैं। किसी का कहना, सुनना, कोई घटनाएँ, और वो उनसे काफ़ी दिनों तक प्रभावित रहता है। लेकिन जब मैं भी पढ़ती रहती हूँ चीज़ें, काफ़ी सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी डाली जाती हैं। तो जब आप पढ़ते हैं और जब ये कहा जाता है कि ना आप पिछले गए हुए कल में रहो, ना आने वाले कल में रहो, आज जो आपको मिला है, उसको सुंदर से सुंदर बनाओ, तो कल अपने आप सुंदर से सुंदर बनेगा। और जो छूट गया, कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे, आगे आगे की की सुध सुध ले। ले। तो आगे की सुध लेना ही हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही सकारात्मक जो विचार हैं वो आपने प्रदर्शित किए हैं। आपके एक साक्षात्कार के माध्यम से मुझे लगता है हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जा पाएँगे। और अगर एक भी व्यक्ति अगर इसमें से कुछ सीख सकता है, तो हमारा जो ये प्रयास है वो सफल होगा। तो इसके बिल्कुल, साथ बिल्कुल। ही अगला प्रश्न जो है, चुनौतियाँ क्या रही हैं आपके इस पूरे लेखन में? आपने किस चीज़ को चुनौती के रूप में महसूस किया? चुनौती की बात की जाए तो चुनौती आज भी यही है कि काफ़ी कुछ अभी हमको, जैसा आपने कहा और जैसा होता है कि एक महिला के लिए, चाहे हम ये नहीं कह रहे कि महिला को ही हम ज़्यादा आगे लेकर के जाएँगे, पुरुष के लिए भी चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन महिला के लिए पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, अपना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको उन्हें प्राथमिकता पे रखना होता है। तो चुनौतियाँ अपने आप में हो जाती हैं कि आप समय उतना नहीं दे पा रहे, आप कहीं जाने-आने में आपको लगता है कि मैं उसकी जगह ये काम कर लूँ, ये मेरे लिए प्राथमिकता है। तो यही सब छोटी-मोटी चुनौतियाँ हैं बस। बाकी ऐसी कोई बड़ी चुनौती, वो तो नहीं लगता कि कुछ है, क्योंकि अब इतने माध्यम हैं, अब जैसे आप और हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, मैं आपके घर नहीं आई, आप मेरे घर नहीं आए, तो अब इन माध्यमों से हमने हमारी जो चुनौतियाँ हैं वो कम हो गई हैं। तो ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज़ बहुत हुई है। खूबसूरत बातें जो हैं वो आपने कही हैं, और जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि सकारात्मकता जो है वो आपके साक्षात्कार में झलक रही है, और हमारे दर्शकों को एक सकारात्मक जीवन जीने का जो एक लक्ष्य है, एक प्रेरणा है, वो ज़रूर मिलेगी। और क्योंकि अब ये प्रोग्राम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि 2 पंक्तियाँ और हो जाएँ आपकी मधुर बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल। में। हाँ, और मैं आपको बता दूँ अभी, हम एक नई किताब, अभी कुछ किताबें आ गई हैं, जैसे नरेंद्र मोदी की युग प्रवर्तक, अ अ, मेरी ज़िंदगी, उस उसमें आपने भी लिखा था। तो और अभी एक नई वो आने वाली है हमारी पुस्तक, वो शिक्षक के ऊपर है। उसका नाम है अणिमा। मैं संपादक के रूप में, पहली मेरी पुस्तक रहेगी ये, वैसे उपसंपादक के रूप में मैं काम कर चुकी हूँ। तो उसमें हमने गुरु-शिष्य संबंध पर वो बेसिकली रहेगी किताब। तो अब ये नया जो मैं काम करने जा रही हूँ, उसको बताना मैंने आपको ज़रूरी आपके साथ ये अपना साझा करना बहुत ज़रूरी समझा। तो वो एक किताब अब जल्दी ही आपको मिलने वाली है। 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। जब कहते हैं ना कि जब कुछ सोचते हैं, तब उस समय जब कुछ हम ढूँढते हैं, वो नहीं मिलता। सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उस समय वो चीज़ नहीं मिलती। तो आज मैंने काफ़ी कुछ निकाल के रखा था कि मैं ये सुनाऊँगी, वो सुनाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन ठीक है। 2 लाइनें आपको नज़र करती हूँ। छोटा-सा है ये, कि खुद को अकेला कर लेना बेहतर है। खुद को आज के समय के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हमें जो एक सच्ची दोस्ती जिसको कहें, वो सब जो रियल जो फीलिंग्स थी, जो रियल रिश्ते थे, असली रिश्ते जिनको कहते थे, वो कम होते जा रहे हैं, है ना? मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हैं, लेकिन कम होते जा रहे हैं। तो उन थोड़े स्वार्थी लोगों के लिए मैंने ये लिखा है कि खुद को अकेला कर लेना बेहतर है, मतलबी चापलूस लोगों की भीड़ से
ऐसी भीड़ तुमसे तुम्हारी शख्सियत छीन लेगी, ऐसी भीड़ तुमसे तुम्हारी शख्सियत छीन लेगी। इससे बेहतर है अकेले रहना, खुद को वक़्त देना। तुमको तुमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता, बिल्कुल। तुमको तुमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। ज़रूरी है खुद की सुनना, फैसले लेना और उन पर कायम रहना। जी। किसी मीठे झूठ से बेहतर है कड़वी निबोरी, किसी मीठे झूठ से बेहतर है कड़वी निबोरी। ज़रूरी है खेलना, मात खाना और फिर से खड़े होना। बहुत खूब। ज़रूरी है खेलना, मात खाना, फिर से खड़े होना। तो यही मैं अपनी कविता के माध्यम से आपके दर्शकों को आपने बहुत अच्छा ये एक माध्यम पहले मैं कुछ आपके लिए भी ये कहना चाहूँगी कि आपने एक बहुत अच्छा माध्यम ये रखा है कि हमारी बात और आज के समय की जो बातें हैं, वो इस से लोगों के बीच में जा रही हैं। काफ़ी लोग मैं अपने विद्यार्थियों से सुनती हूँ, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, वो आपके चैनल को देखते हैं और तो ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और मैं यही अपनी रचना जो ये बहुत अच्छी मिल गई है, तो यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आएँगी, बहुत परिवर्तन आप देखोगे, कभी आप ऊपर चढ़ोगे, कभी आप गिरोगे, लेकिन जो जिसको कहते हैं खेलने की भावना, विजेता की भावना, विजेता वही है जो खेलता रहता है, चाहे हार मिले, चाहे चाहे जीत जीत मिले, मिले। सबको समान भाव से रह के बिल्कुल। आगे बढ़ता रहता है। उसमें हमें ये नहीं है कि हार मिल गई तो हम हार में डूब गए, दुःख में डूब गए, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, आजकल अवसाद में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उन सबको मैं ये नहीं कह रही कि ये भावनाएँ स्वाभाविक नहीं हैं। हार जाने पर मन में दुःख का होना ये सब चीज़ें स्वाभाविक है, पर उनको अपनी शख्सियत पर हावी मत होने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने विचार जो है वो प्रस्तुत किए हैं और हमारे दर्शकों के लिए भी आपने एक संदेश जो है वो इसमें दिया है। हमारे दर्शक जो इस समय हमें देख सुन रहे हैं वो ज़रूर इस सकारात्मकता से कुछ ना कुछ सीखेंगे और एक भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में बदलाव महसूस करता है तो मुझे लगता है हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है वो सफल होगा। और अंत बिल्कुल, में विदा लेने से पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि रात भर का मेहमां है अंधेरा, रात भर का मेहमां है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके क्या रोके बात है! रुका बहुत है अच्छा। सवेरा। तो बिल्कुल जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोशिश करते रहिए, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जो है उसे ज़रूर आती सूरज है। को निकलने से जो है अंधेरा नहीं रोक सकता, सूरज ज़रूर निकलेगा। तो आप भी ये जो है इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। और अब मैं डॉक्टर मेधा सक्सेना का हमारे मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आज आपने इतना कीमती समय हमें दिया और अपनी साहित्यिक जीवन की जो चर्चा है हमारे साथ आज की साझा की, हमारे दर्शकों को इतनी ज्ञानवर्धक और सकारात्मक बातें आपने बताई। हमारे दर्शक ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे। तो इसके साथ ही एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम विदा लेते हैं अगले बिल रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक धन्यवाद ग हाँ, जी जी। धन्यवाद गरिमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस मंच पर आकर के और जो आपने कहा है कि सवेरा ज़रूर निकलता है, तो ये एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि सवेरा ज़रूर निकलता है और कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी में आप लोगों का सवेरा बनें। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे हम सीरियल देखते हैं कि जहाँ नकारात्मक प्रभावों को बड़ा हाइलाइट करके बनाया जाता है। तो बच्चों के ऊपर बड़ा ऐसा प्रभाव चल रहा है कि हम किसी का बुरा करके आगे बढ़ जाएँ, किसी को नीचे दिखा के आगे बढ़ जाएँ। तो जो आपने बात कही कि सवेरा ज़रूर निकलता है और कोशिश कीजिए आपकी ज़िंदगी में भी सवेरा निकलता रहे, आप कामयाबियों को छुएँ और ऐसा माध्यम बने कि आप दूसरों का सवेरा बन सकें। तो ये एक और बात मैं कहना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगा आपके इस पर आकर के। बिल्कुल। और अब हम विदा लेते हैं, अगले रविवार तक के लिए फिर से हाजिर होंगे जाने माने साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।